अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया था 14। तो देखिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन, ए प्लेन कंडक्टिंग लूप इज लोकेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन द लूप ऑफ द लूप इज द फ्लक्स मैक्सिमम, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन इज द फ्लक्स मिनिमम। कह रहा है एक प्लेन कंडक्टिंग लूप है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है। क्या ओरिएंटेशन हो उस लूप की के फ्लक्स मैक्सिमम हो और क्या ओरिएंटेशन हो उसकी के फ्लक्स मिनिमम हो। देखें, अगर तो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द लूप टू द मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेटली जो वेक्टर एरिया होगा और मैग्नेटिक फील्ड वो पैरेलल होंगे, मैक्सिमम फ्लक्स होगा। और अगर वो पैरेलल टू द फील्ड लाइन है तो फिर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होंगे, फ्लक्स मिनिमम होगा। देखें, व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द बी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर वो परपेंडिकुलर है फ्लक्स इज मैक्सिमम। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द लूप इज इन वाई जेड प्लेन, फ्लक्स इज मैक्सिमम। थीटा 0 होगा। यहाँ देखें ये डायग्राम बनी हुई है, यहाँ देखें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और हमने जो एरिया वो हेल्ड कर लिया वाई जेड प्लेन के अंदर। तो ये देखें, ये वाई के अलॉन्ग, ये भी वाई के अलॉन्ग, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो वाई जेड प्लेन में है तो एक्स दैट इज बार उसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो वेक्टर एरिया देखें वो भी लेफ्ट से राइट, मैग्नेटिक फील्ड भी लेफ्ट से राइट। तो 5b इज इक्वल टू बी डॉट ए, बी ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 दे देगा मैक्सिमम। मिनिमम कब होगा? जब आप इस तरह प्लेन जो है ना उसका जो प्लेन है वो पैरेलल रख देंगे टू द फील्ड लाइन। वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री पे। ये तो एक्स वाई प्लेन है। अगर आप एक्स जेड प्लेन में रखेंगे यानी वो यहाँ आएगी इस तरह से और वेक्टर एरिया आएगा इस जेड एक्सिस के लॉन्ग, तब भी वो 90 डिग्री पे रहेगा और फ्लक्स मिनिमम होगा। तो देखें बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस 90 और फिर 0 आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ए करंट इन ए कंडक्टर प्रोड्यूस a magnetic field which can be calculated by using ampere law. Since current is defined as the rate of flow of charges, what can you conclude about the magnetic field due to stationary charges? What about the moving charges? देखिए, मूविंग चार्जेस जो हैं वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो रेस्ट वाले चार्जेस हैं वो तो सिर्फ अपने सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जो है ना वो क्रिएट करते हैं। लेकिन जब चार्ज मूव करता है तो डेफिनेटली उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। तो स्टेशनरी चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मूविंग चार्जेस की वजह से होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज वो 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये एम्पेयर लॉ को उसने जनरल फॉर्म लिखी है। तो अगर आई 0 होगा, आई 0 होने का क्या मतलब है? चार्जेस मूव नहीं कर रहे, तो बाकी सारा प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएगी जब चार्ज मूव करेगा। जब आई होगा डेफिनेटली बाकी फैक्टर कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी रोल प्ले करेंगे अपना, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगी तब। उसके बाद नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड ए सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट आई इफ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज डबल वट बट द नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन द सेम। द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल बट द लेंथ रिमेन द सेम। 2 पार्ट है। कह रहा है क्या चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर वाली साइड पे जो आपने मेजर की थी जब करंट फ्लो कर रहा था उसमें से। अगर लेंथ जो है सोलेनॉइड की डबल कर दी जाए लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स उतनी रखी जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान गैप बढ़ जाएगा, इस तरह तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दें, लेंथ उतनी रखें, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। तो मैथमेटिकली देखें, इन द फर्स्ट केस जो है देखें मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू हाफ, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये फार्मूला था एम्पेयर लॉ, आपने उस पर अप्लाई किया था सोलेनॉइड के ऊपर, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी। अब स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो आप यहाँ डिफाइन उसकी पुट कर दें एन ओवर एल। साथ में जब हमारी जो गिवन कंडीशन है वो है जी लेंथ डबल करनी है, एल प्राइम आ जाएगा उसकी जगह जो कि 2l के बराबर होगा। 2l लिख दें, 1/2 बाहर निकाल लें, अंदर बचेगा म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई, वो दोबारा बी के बराबर है। तो नया जो बी प्राइम आया वो हाफ बी के बराबर आया। इस तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी जब आप डबल हो जाएगी जब आप नंबर ऑफ टर्न्स डबल करेंगे। तो देखें दोबारा वही एन को डिफाइन किया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और उसकी जगह आप 2n पुट कर दें। 2n पुट करेंगे उसके बाद देखें 2 बाहर निकाल लें, अंदर फैक्टर वही बी बच जाएगा तो डबल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है जी, एट ए गिवन इंस्टेंट प्रोटॉन मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन ए रीजन वेयर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन द नेगेटिव z डायरेक्शन। What is the direction of the magnetic force
विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्सप्लेन। कह रहा है कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर प्रोटॉन जो है ना वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर मौजूद है जो कि अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो क्या डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की जो उस प्रोटॉन के ऊपर एक्ट करेगी, और दूसरा क्या प्रोटॉन सीधी स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है वो मूव करता रहेगा या चेंज करेगा। देखें ये अब आ गया वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक्स वाई और जेड का ये नेगेटिव जेड। अब जो वेलोसिटी है जो प्रोटॉन की वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी जो उसकी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करवाएगी, और ये जो फोर्स लगी है वो वी और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, जो कि जाहिर सी बात है अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी। तो प्रोटॉन यहाँ से मूव करता हुआ आएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और वो एक्स वाई प्लेन के अंदर सर्कल पाथ में मूव करने लग जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स होगी अलॉन्ग, देखिए अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन जो है वो बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, वी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है इस फार्मूले के मुताबिक, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। बाय राइट हैंड रूल एफ इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। राइट हैंड रूल के मुताबिक भी जो एफ है वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है। तो दूसरा है नो इट विल मूव इन अ सर्कल, तो स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं करता रहेगा बल्कि वो सर्कल पाथ में मूव करने लग जाएगा इन एक्स वाई प्लेन। तो उसके बता भी रहा है रीज़न, प्रोटॉन जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा राइट एंगल के ऊपर इस वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी इस तरफ है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग फोर्स फील करेगा जिससे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वो सर्कल पाथ में मूव करने लग जाएगा। नेक्स्ट है जी, टू चार्ज पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड इन ए रीजन where there is a magnetic field perpendicular to their velocities. If the charges are deflected in opposite direction, what can you say about them? यहाँ दो चार्ज पार्टिकल है, उनको मैग्नेटिक फील्ड में जो है ना प्रोजेक्ट किया गया परपेंडिकुलरली, उनकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 के एंगल के साथ थी। दोनों चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए, आप उनके बारे में क्या कहेंगे जी। देखिए दोनों चार्ज जो है ना ऑपोजिटली चार्ज है, दोनों पार्टिकल ऑपोजिटली चार्ज है। अगर एक जैसा चार्ज होता तो डेफिनेटली एक ही तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर Q जो है वो अगर पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होगा तो दूसरी तरफ होगा, जैसे ये दोनों दिखा दिया है। तो ये फोर्स जो है डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, यानी मूविंग चार्जेस को करेक्ट करती है, तो डेफिनेटली अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चार्ज की नेचर जो है ना वो अपोजिट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सपोज दैट ए चार्ज Q इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v, व्हाई देयर इज नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द चार्ज Q। सपोज करें चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, कोई वर्क नहीं होगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, उसकी रीज़न बताएं। लेकिन चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो सर्कल पाथ में लेके आती है या सर्कल पाथ में मूव करवा लेती है, क्योंकि वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, हर पॉइंट पे वो वेलोसिटी डायरेक्शन को चेंज करती है, लेकिन वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट रहती है जब सर्कल पाथ में मोशन हो रही होती है, और जो फोर्स एक्ट कर रही है वो अलॉन्ग द रेडियस है, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री आता है। तो ये फोर्स जो है ये मूव तो करवाती है सर्कल पाथ में, लेकिन कोई वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। जिस तरह वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगल जो है बिटवीन एफ एंड डी वो 90 डिग्री है। तो वर्क की जनरल डेफिनेशन जो है वो एफ डॉट डी होती है, तो एफ डी कॉस थीटा कॉस 90 है, तो 0 दे देगा, सर आंसर 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 14.7, इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन थ्रू सम रीजन of space, can you say that the magnetic field in the region 0, करेक्ट पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है गिवन रीजन के अंदर, क्या आप कह सकते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है? यस, वहाँ वो मे और मे नॉट भी 0 हो सकता है। देखिए अगर तो वो तो अलॉन्ग द फील्ड मूव कर रहा है, फील्ड के अलॉन्ग ही मूव कर रहा है, फिर डेफिनेटली यहाँ साइन 0 आएगा। साइन 0 आएगा तो डेफिनेटली साइन 0 दे देगा, सर आंसर 0। मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। दूसरी बात ये कि वो एंटी पैरेलल भी जा सकता है फील्ड के 180, तब भी 0, 90 डिग्री पे जाएगा तो ही फोर्स एक्ट करेगी। इसलिए अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं आ रही, डेफिनेटली क्या होगा वहाँ पर वो या तो फील्ड के अलॉन्ग मूव कर रहा होगा या फील्ड के अपोजिट। तो पहली बात है ये कि वहाँ बी 0 होगा। दूसरी भी कंडीशन ये हो सकती है वो फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा हो, तीसरी चीज़ के फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा हो। इन तीनों सिचुएशन में फोर्स नहीं आएगी। नेक्स्ट है जी, व्हाई डज द पिक्चर ऑफ द टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्ट व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन। जब मैग्नेट आप टीवी स्क्रीन के करीब लेके आते हैं उसके कलर ख़राब होते हैं, उस पर बनने वाली पिक्चर ख़राब होती है। देखें जो टीवी स्क्रीन होती है उसके पीछे इलेक्ट्रॉन गन होती है, जैसे आपने CRO के अंदर देखा, तो इलेक्ट्रॉन गन जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना वो इजेक्ट करती है स्क्रीन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करते हैं और इमेज बनाते हैं। डिज़ायर प्लेस के ऊपर उन्होंने आके स्ट्राइक करना होता है और वो पिक्चर बनाते हैं।
लेकिन जब आप मैग्नेट उसके करीब लेके जाएंगे तो वो आपकी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे डेफिनेटली वो अपनी डिज़ायर पोजीशन पे नहीं आ पाएंगे, तो जो स्क्रीन है वो जो पिक्चर है वो डिस्टर्ब होगी। We know that the picture on a TV screen is formed due to beam of electron. When magnet is brought near the screen, magnetic field of the magnet interact with the magnetic field around the beam of the electron. यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उनके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और ऑलरेडी आप मैग्नेट लेके आए, उसकी मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरेक्ट करेंगी, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी बीम के ऊपर, जिस वजह से ये जो F=Q into V क्रॉस B. So due to this force, electron beam is deflected, hence the picture is distorted. तो नेक्स्ट है जी, इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट ए करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट? एक्सप्लेन। कह रहा क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में भी प्लेस कर दें लेकिन फिर भी वो रोटेट ना करें? यस पॉसिबल है कि आप उसका प्लेन ऑफ द कॉइल और प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप 90 डिग्री पर रख दें। जब प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होंगे तो टॉर्क कोई एक्ट नहीं करेगा उसके ऊपर। लेकिन टॉर्क होता है आई ए बी कॉस अल्फा, एन भी होता है ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, लेकिन यहाँ पर 1 ही है तो सिंपली लिखा गया आई ए बी कॉस अल्फा। तो अब यहाँ जैसे मैंने बोला कि प्लेन ऑफ द लूप जो है वो परपेंडिकुलर रखना है मैग्नेटिक फील्ड के, 90 हो जाएगा एंगल, तो कॉस 90 0 दे देगा, कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, बेशक वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो मौजूद है और करंट कैरिंग लूप भी उसके अंदर पड़ी हुई है। नेक्स्ट है जी, हाउ कैन ए करंट लूप इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस? एक करंट कैरिंग लूप आपके पास है और आपको कहा गया है कि गिवन रीजन के अंदर बताएं मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है कि नहीं। आप वहाँ पर करंट कैरिंग लूप मैग्नेट उधर उस रीजन के अंदर प्लेस कर देंगे और उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगी। तो करंट कैरिंग लूप तो अगर डिफ्लेक्ट कर रही है डेफिनेटली वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी, अगर डिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। और आपने रखना उसको इसी तरह कि वो चेक कर लेना हर डायरेक्शन पर रख के, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हुई तो वो डिफ्लेक्ट करेगी। आगे हाउ कैन यू यूज़ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटॉप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स? केमिकल एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स को सेपरेट कैसे किया जा सकता है? देखें, जो आइसोटॉप्स होते हैं उनका मास सेम होता है, लेकिन उनका मास डिफरेंट होता है लेकिन चार्ज सेम होता है। यानी चार्ज से उनके चार्ज की अमाउंट सेम होती है सब पे, लेकिन मास जो है ना सबका डिफरेंट होता है। मास जब डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है, जब वो चार्ज पार्टिकल जो है यानी उनको चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं जो आइसोटॉप्स होते हैं, यानी कि उनको आइंस बना लेते हैं। उन आइंस को फिर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करते हैं परपेंडिकुलरली, तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है उनके ऊपर जो उनको सर्कल पाथ में लेके आती है। अब हर पार्टिकल का अगर मास सेम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो एक जैसे सर्कल में नहीं आएंगे, डिफरेंट रेडियाई के अंदर जाके वो वॉल्व करेंगे, फॉल करेंगे, तो आप उनको वहाँ से सेपरेट कर लेंगे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी वो उनको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी, क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ से अगर आप आर को सेपरेट करें, बाकी ये देखें एम वी ओवर क्यू भी आ जाएगा। देखें इसमें बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, जस्ट मास जो है वो वेरी कर रहा है सबका। तो जब मास वेरी करेगा तो डेफिनेटली जो आर है वो सबका डिफरेंट आएगा, तो वो सेपरेट हो जाएंगे वहाँ जब वो फॉल करेंगे वो किसी एक पोजीशन के ऊपर। व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द टॉर्क एक्टिंग अपॉन द कॉइल इज मैक्सिमम मिनिमम? क्या ओरिएंटेशन हो सकती है करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर के टॉर्क उसके प्रोजेक्ट कर रहा है वो मैक्सिमम हो और फिर मिनिमम हो? देखिए, अगर तो आपने उसका प्लेन ऑफ द कॉइल फील्ड के पैरेलल रख दी है टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 जो है वो cos 0 1 दे देगा, NIB जो है वो बाकी में रिमेनिंग रह जाएगा मैक्सिमम। और अगर परपेंडिकुलर रख दिया आपने फील्ड के प्लेन ऑफ द लूप को तो cos 90 0 देगा, सारा आंसर 0 हो जाएगा, उसी फार्मूले से है ये। नेक्स्ट है जी, ए लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द टू पोल्स of a magnet with its plane parallel to the pole faces. What happened if the direct current is put through the coil? What happened if the alternating current is used instead? कह रहा है कि लूप ऑफ वायर जो है वो सस्पेंड की गई है बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट, दो पोल है मैग्नेट उसके दरमियान सस्पेंड की लटकाई गई है, और उसका प्लेन जो है वो पैरेलल है, जो है वो पोल फेसिस के प्लेन पैरेलल है, तो पोल फेसिस के तो डेफिनेटली वो यानी कि उसका जो डायरेक्ट करंट है पहले कॉइल के अंदर वो आ रहा है, फिर बाद में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। हम बताएं कि वो यानी कि डिफ्लेक्ट करेगी, रोटेट करेगी कि नहीं। इन बोथ केसेस AC एंड DC प्लेन ऑफ द लूप इज विल नॉट रोटेट। प्लेन जो है ना लूप जो है ना रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द लूप जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, तो जिस वजह से टॉर्क एक्ट नहीं करेगा चाहे AC करंट आए या DC करंट आए।
तो कॉस 90 0 दे देगा। नेक्स्ट है जी, वाई द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो। एमीटर की रेजिस्टेंस कम क्यों रखी जाती है? देखिए एमीटर का काम है करंट मेजर करना, उसे सीरीज सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। और लो रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि अगर आप उसकी रेजिस्टेंस रखेंगे या होगी वो लोड बन जाएगा, सर्किट का लोड बनेगा, डेफिनेटली वो करंट को ही चेंज कर देगा जिसको आपने मेजर करना है, इसलिए करंट एक्यूरेटली मेजर नहीं हो सकेगा। दूसरा है, लास्ट क्वेश्चन है, वाई द वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई क्यों होनी चाहिए? देखिए इसकी मदद से वोल्ट मीटर जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान सर्किट के अंदर, इसे पैरेलल लगाया जाता है, पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हुई तो ये उन दो पॉइंट्स के दरमियान जहाँ कनेक्ट किया गया होगा उसको शॉर्ट सर्किट कर देगा, यानी कि उसमें से करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाएगा, सर्किट जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, तो ये लोड की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो इसलिए जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस सही तरह से मेजर नहीं हो पाएगा, इसलिए कहा जाता है कि आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे 15, ये अच्छी तरह तैयार करने, सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, लाइव सेशन में भी पूछ सकते हैं, जो कि संडे के संडे होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपने इस चैप्टर में जो टोटली सीखा है उसका रिवर्स होगा। इस चैप्टर में आपने सीखा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसकी एप्लीकेशन देखी सारी। फिर अब नेक्स्ट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होगा। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।